कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सिटी हॉस्पिटल। जब नताशा की गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर निकली तो तनुज भी जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर बैठा और नताशा की गाड़ी को फॉलो करने लगा। उसने नताशा की गाड़ी को ओवरटेक किया और उसकी गाड़ी के सामने बिल्कुल अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाकर तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर आया। नताशा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रही थी। अगर ऐसे में उन दोनों की गाड़ी आपस में टकरा जाती तो उन दोनों को ही कुछ भी हो सकता था। तनुज ने आकर नताशा की साइड का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचते हुए बोला, बाहर आओ। नताशा एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, मैं बाहर नहीं आऊँगी, आपको जो कहना है आप यहीं पर कहिए। तनुज गुस्से से बोला, मेरा ना दिमाग मत खराब करो, जल्दी से बाहर आओ। नताशा भी गुस्से से बोली, और आप कौन होते हैं मुझे इस तरह से गाड़ी से बाहर बुलाने वाले? भाइयों के डॉक्टर हैं ना आप, तो आप उनके ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। आपको मेरे साथ इस तरह से पेश आने का कोई हक नहीं है। तनुज उसकी गाड़ी पर हल्का सा झुका और उसके चेहरे को इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, ओह रियली, मुझे हक नहीं है तुम्हें गाड़ी से बाहर बुलाने का? नताशा उसके सवाल पर एकदम से चुप रह गई। तनुज नताशा की तरफ देखते हुए बोला, मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे नहीं है हक तुमसे बात करने का, तुमसे कोई सवाल करने का या फिर तुम्हें अपने पास बुलाने का। नताशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तनुज व्यंग से मुस्कुराया और बोला, यू नो वाट, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, हमेशा अपने काम पर फोकस करता हूँ। ये लड़कियाँ और ये सब चीज़ें मुझे मेरे लिए लगते ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे शायद मेरे लिए भी इस दुनिया में कोई है, पर शायद वो मेरी गलत फहमी थी। तुमने बिना जवाब दिए बहुत अच्छा जवाब दे दिया है मुझे। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये बोलकर वो तुरंत पीछे की तरफ हट गया और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अब उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और देखते ही देखते उसकी गाड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। नताशा उसकी गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी बंद आंखों से आंसू लुढ़क गए। वो खुद से ही बोली, ऐसे कैसे मैं आपको कोई हक दे दूं मिस्टर तनुज? मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा लड़का होगा जो मुझे एक्सेप्ट करेगा। आद्विक ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। शायद ही कोई दुनिया में ऐसा लड़का होगा जो मेरी रियलिटी जानकर मुझे प्यार करेगा। इससे पहले कि मैं आपके और करीब आऊँ, मुझे खुद को रोकना होगा। कुछ ही घंटे में आपने मेरे दिमाग पर जैसे कब्जा कर लिया। अगर आपके साथ थोड़ा सा भी वक्त और बिताया तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच हो जाऊंगी आपसे, और फिर जब आप मेरा अतीत जानकर मुझे छोड़कर जाएंगे ना, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है, अपने लिए ना सही लेकिन अपनों के लिए। अब खुद को बिखरने नहीं दूंगी। आप अपनी लाइफ में खुश हैं मिस्टर तनुज, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं अपनी प्रॉब्लम के साथ आपकी लाइफ में इंटर करके आपकी लाइफ भी तकलीफ़ों से भर दूं। ये बोलते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके राणा मेंशन की तरफ बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो राणा मेंशन पहुंच गई थी। वो गाड़ी से बाहर निकली और सीधा अपने रूम में आई। एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो सीधा बिस्तर पर गिरी और ना जाने कब तक रोती रही। आद्विक के दिए जख्म जैसे एक बार फिर से ताज़ा हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ तनुज अपने केबिन में आया और उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। नताशा के लिए उसके दिल में जो फीलिंग्स आई थी वो सच में बहुत ज़्यादा रियल थी। पहली बार उसने किसी के लिए कुछ फील किया था, लेकिन अब उसे नताशा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सुबह के तकरीबन 7 बजे सृष्टि की आंखें खुली और उसने प्रलय के कंधे से अपना चेहरा हटाया। वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठकर बैठी और फिर प्रलय के चेहरे पर झुककर बोली, सोते हुए आप कितने क्यूट लग रहे हैं डिस्ट्रॉयर, लेकिन जब उठ जाते हैं तो बिल्कुल अपने नाम की तरह लगते हैं, एकदम डिस्ट्रॉयर। कहीं पर कहीं भी कुछ भी तबाही आ सकती है। प्रलय ने अपनी आंखें खोली और बोला, फिलहाल तो मेरे अंदर प्यार की तबाही आ रही है।
ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशंस थे। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, सुबह सुबह? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता सुबह सुबह क्या होता है? उसकी बात सुनकर सृष्टि ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। उसका चेहरा एकदम रेड हो गया था। प्रलय उसकी हरकत पर हंसने लगा। तभी नर्स आ गई प्रलय को इंजेक्शन लगाने के लिए। प्रलय बिस्तर पर लेटते हुए बोला, जरा ध्यान से लगाना, पहले ही मेरी जालिम बीबी ने मेरा बुरा हाल कर दिया। नर्स जल्दी से बोली, क्यों, उन्होंने क्या किया? प्रलय तुरंत बोला, अब मैं तुम्हें अपनी दुख भरी कहानी क्या ही बताऊं? नर्स धीमे से बोली, आप चाहें तो मुझे अपनी दुख भरी कहानी बता सकते हैं, हो सकता है मैं आपको कोई सल्यूशन बता दूं। प्रलय जल्दी से बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तो फिलहाल प्रलय पर इतना भी यकीन नहीं रख सकती थी कि वो अपना मुंह बंद रखेगा। वो जल्दी से आगे की तरफ आई और बोली, क्या क्या बातें हो रही है यहाँ पर? वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय बोला, देखा देखा तुमने कैसे गुस्से में बात कर रही है मेरी बीवी मुझसे। वो नर्स जल्दी से बोली, देखिए आप अपने पति से ऐसे बात मत कीजिए। मेरा मतलब है आपके पति की तबीयत पहले ही खराब है, ऐसे में आप उन्हें और ज़्यादा परेशान मत करें। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और कंसर्न की ज़रूरत है। प्रलय उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, और जो मैं कहूँ वो सब करने की भी। नर्स हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ वही, देखिए आप अपने पति को परेशान मत कीजिए। ये बोलते हुए अब उसने वापस सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि तुरंत बोली, अच्छा अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे मेरे पति के साथ क्या करना है और क्या नहीं? नर्स तुरंत बोली, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और आपको तो देखने से ही साफ पता चलता है कि आप अपने पति से कितना प्यार करती हैं। आप अपने पति को अपने प्यार से बिल्कुल शांत रखिए, जिससे आप भी खुश और आपके पति भी खुश, हम भी खुश और पूरी दुनिया खुश। ये बोलते हुए वो नर्स मुस्कुरा रही थी और फिर वो चुपचाप वहाँ से चली गई और उसके जाने के बाद प्रलय और सृष्टि दोनों की हंसी छूट गई। सृष्टि प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आपकी बातें सिर्फ मुझे नहीं औरों को भी परेशान कर देती हैं डिस्ट्रॉयर, कुछ तो सोच समझ कर कीजिए, किसी दिन बुरे फंसेंगे आप। प्रलय जल्दी से बोला, मैंने किसी को अपने पास परेशान होने के लिए बुलाया क्या? नहीं ना, अगर कोई खुद आए तो मैं क्या करूं? और किसी में हिम्मत नहीं है प्रलय राणा का बाल भी उखाड़ने की, इसलिए मुझे तो ये धमकियां तुम हिम्मत ही दो। सृष्टि उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ आज नताशा घर पर थी। तभी कुसुम जी उसके पास आई और बोली, आज प्रांश की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं घर पर ही हूँ। तुम एक काम करो, तुम सृष्टि और प्रलय दोनों के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल चली जाओ। नताशा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। हॉस्पिटल का जिक्र सुनकर ही नताशा बेचैन सी हो उठी। वो जल्दी से बोली, एक काम करते हैं ना मॉम, हम ये खाना किसी सर्वेंट के हाथों। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही कुसुम जी हैरानी से बोले, कैसी बात कर रही हो तुम नताशा, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो? वहाँ हॉस्पिटल में प्रलय एडमिट है और तुम कह रही हो कि हम ये नाश्ता देकर किसी सर्वेंट के हाथों भेज दें? उसकी बात सुनकर नताशा का चेहरा भी मायूस हो गया। वो तनुज की वजह से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो ये बात कुसुम जी को नहीं बता सकती थी, इसलिए अपना चेहरा हल्का सा झुकाकर बोले, आई एम सो सॉरी मॉम, एक्चुअली क्या है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी बस इसलिए, पर कोई बात नहीं, मैं ये खाना लेकर हॉस्पिटल चली जाती हूँ। कुसुम जी ने जैसे ही उसकी तबीयत खराब होने का सुना वो जल्दी से बोली, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना बेटा। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं देखती हूँ। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही नताशा ने कुसुम जी के हाथों से वो टिफ़िन लिया और बोली, नहीं मॉम, मैं जा रही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, इतनी भी खराब नहीं है मेरी तबीयत कि मैं अपने भाइयों के पास ना जा पाऊँ। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर की तरफ चल दी और कुसुम जी उसे जाते हुए देखने लगी। कुछ ही देर बाद नताशा की गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसकी नज़र सामने की तरफ थी जहाँ पर तनुज का केबिन बना हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो बेचैनी जो उसे कल रात से हो रही थी वो अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी।
सिटी हॉस्पिटल। नताशा जैसे ही टिफ़िन बॉक्स लेकर हॉस्पिटल के अंदर आई, वो सीधा प्रलय और सृष्टि के पास जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने केबिन की तरफ गई, जो कि तनुज का केबिन था। वो कल रात को इसी केबिन में तनुज के पास गई थी और उस केबिन को देखते हुए अब उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसके चेहरे पर ही उसकी बेचैनी साफ नज़र आने लगी थी। लेकिन अगले ही पल अब उसने उस केबिन से अपनी नज़रें हटा ली और सृष्टि और प्रलय के केबिन की तरफ बढ़ गई। लेकिन अब एक बार फिर से उसका दिल धक सा रह गया, क्योंकि जिसे वो पूरी तरह से इग्नोर करना चाहती थी वो बिल्कुल उसके सामने ही खड़ा था। तनुज प्रलय के पास खड़ा था और उसका चेकअप कर रहा था। अभी कुछ ही देर में तनुज आने वाला था, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो जाने से पहले प्रलय के पास उसका चेकअप करने आया था। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पर नताशा को देखकर उसका दिल भी ज़ोरों से धड़कने लगा। लेकिन उसने भी तुरंत अपनी नज़रें नताशा पर से हटा ली और प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, आप अब बिल्कुल ठीक है मिस्टर राणा, लेकिन आपको आज रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। आई मीन सिर्फ एक दिन यहाँ पर और रुक जाइए, ताकि आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएं। कल सुबह ही आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। प्रलय तुरंत बोला, लेकिन मुझे आज यहाँ से जाना है। तनुज भी फटाक से बोला, सॉरी मिस्टर राणा, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, बट मैं आपकी हेल्थ के लिए ही बोल रहा हूँ। सृष्टि जल्दी से बोली, मिस्टर राणा कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से उन्हें डिस्चार्ज के लिए परमिशन नहीं देते। तब तक वो यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। उसकी बात सुनकर प्रलय घूरकर उसकी तरफ देखने लगा। तनुज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा केयर करती हैं आपकी। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे परेशान भी यही करती है सबसे ज़्यादा। तनुज हंसा और बोला, जब इतना प्यार करने वाला कोई मिले तो अगर प्यार के साथ साथ थोड़ी परेशानी भी मिल रही है तो डील बुरी नहीं है मिस्टर राणा। ऐसी डील तो हर किसी को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रलय हल्का सा मुस्कुराया। वहीं सृष्टि की मुस्कुराहट लंबी हो चुकी थी। तनुज वहां से जाने लगा, लेकिन फिर अचानक से रुका और बोला, आप प्लीज़ मेरे साथ आइए मिसेस राणा, ताकि मैं आपको मिस्टर राणा की बाकी की दवाइयों के बारे में सब समझा दूँ। सृष्टि उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगी। उसने अब नताशा की तरफ देखा और बोली, एक काम करो नताशा, तुम मिस्टर तनुज के साथ चली जाओ। तुम उनसे मिस्टर राणा की सारी दवाइयों के बारे में अच्छे से समझ लेना। नताशा हैरानी से सृष्टि की तरफ देख रही थी। वहीं सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो तो यही समझ रही थी कि तनुज और नताशा के बीच सब कुछ ठीक है। उसे कल रात उन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री नज़र आई वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिर में उन दोनों में लड़ाई हो गई थी। नताशा कुछ बोलती उससे पहले ही तनुज बोला, ओके फाइन, आप ही आ जाइएगा मिस राणा, मैं आपको आपके भाई की सारी दवाइयाँ दे देता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और अब नताशा चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाई। उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ टिफ़िन बॉक्स सृष्टि को दिया और बोली, आप लोगों के लिए मॉम ने भिजवाया है। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, ये सब मैं देख लूँगी, तुम जाओ डॉक्टर के पास और हाँ, अच्छे से सब कुछ समझ कर आना। नताशा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप तनुज के पीछे पीछे चल दी। तनुज अपने केबिन में आया। वहीं पर प्रलय की फाइल रखी थी। उसने अपनी चेयर पर बैठकर उस फाइल को खोला और नताशा उसके सामने आकर खड़ी हुई। तनुज नताशा की तरफ बिना देखे बोला, अगर आप इतनी दूर खड़ी रहेंगी मिस राणा तो मैं कैसे आपको कुछ समझाऊंगा। अगर आपको दवाइयों के नाम या उनकी डोजेस के बारे में जानना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने अपने साथ रखे हुए स्टूल की तरफ इशारा किया। नताशा जल्दी से आकर अब उस स्टूल पर बैठी। उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और उसकी नज़रें बार बार तनुज पर जा रही थी, लेकिन तनुज का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसने फाइल को खोला और उस पर लिखी हुई हर एक मेडिसिन का नाम पढ़ने लगा और साथ ही साथ नताशा को हर एक डोज के बारे में बता रहा था कि उसे कितनी डोज कब देनी है। लेकिन नताशा का उन सब चीज़ों में तो ध्यान ही नहीं था। उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तनुज पर ही था। वो लगातार उसके चेहरे को देख रही थी और तनुज का चेहरा अभी भी एकदम एक्सप्रेशनलेस था।
उसका वो बेरुखा सा व्यवहार नताशा को अब बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे इस व्यवहार की आदत नहीं थी। कल रात तनुज ने जिस तरह से उसके साथ बिहेव किया वो बहुत ही अलग था। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे देखकर नताशा का दिल पहली नज़र में इस कदर धड़क उठा। और अब तनुज जिस तरह से एक्सप्रेशन लेस होकर बेरुखी से उससे बात कर रहा था, उसे ये बात कचोट रही थी। वो तनुज की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या मिस्टर तनुज? तनुज एक बार फिर से बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैंने आपको सारी मेडिसिन्स के बारे में समझा दिया है मिस राणा, आप चाहें तो अब आप जा सकती हैं। उसकी बात सुनकर नताशा को अब और भी ज़्यादा बुरा लगा। वो एक बार फिर से बोली, मैंने मेडिसिन्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। तनुज बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से आपको समझा दिया है। बाकी अब आप जब मेडिसिन कलेक्ट करेंगी तो वार्ड बॉय या फिर केमिस्ट आपको सारी चीज़ बता देगा। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। नताशा जल्दी से बोली, आप मुझे यहाँ से भेजना क्यों चाहते हैं? तनुज तुरंत बोला, क्यों, आप यहाँ पर रहना क्यों चाहती हैं? नताशा उसके सवाल पर हड़बड़ा गई और फिर मायूसी से बोली, शायद मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही थी। तनुज तिरछा मुस्कुराया और बोला, एक्सपेक्टेशन उनसे रखी जाती है जिनके साथ हम क्लोज हों, जिन्हें हम जानते भी नहीं या फिर जिनसे हम बात भी नहीं करना चाहते, या फिर साफ साफ कहूँ तो जिन पर हमारा कोई हक ही नहीं है और जिन्हें हम कोई हक देना ही नहीं चाहते। उनसे किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन मिस राणा? उसके सवाल पर अब नताशा के चेहरे का रंग और भी ज़्यादा फीका हो गया था। उसने वो फाइल अपने हाथ में ली और बोली, मैं चलती हूँ। तनुज हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नताशा की आंखों में नमी तैर गई। वो कुछ पल यूं ही वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन तनुज ने उसकी तरफ अब नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद उसने लैपटॉप स्विच ऑफ किया और फिर अपनी जगह से उठकर उसने अपना कोट निकाला और अपना ब्लेज़र पहनते हुए बोला, आपको मुझसे और कोई काम है तो बता दीजिए मिस राणा, एक्चुअली मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका है, मुझे घर जाना है। उसकी बात सुनकर नताशा कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी तनुज एक बार फिर से हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वैसे भी आपको मुझसे क्या ही बात करनी होगी मिस राणा। बातें उनके साथ की जाती हैं जिनसे कोई रिश्ता हो, जो अजनबी हो उनके बीच ना बात करने के लिए कोई बात ही नहीं होती। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन टेबल पर से उठाया और तुरंत वहाँ से चला गया। नताशा बस उसे जाते हुए देखती रह गई। अब उसके पूरे दिल में खलबली सी मची हुई थी। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें बह निकली, जिन्हें साफ कर वो तनुज के केबिन से बाहर निकली और फिर वापस सृष्टि और प्रलय के वार्ड की तरफ ना जाकर बाहर की तरफ आई, क्योंकि अगर वो अंदर जाती तो उसकी आंखें भी सृष्टि को सब कुछ बता देती। इसलिए वो फिलहाल अंदर भी नहीं गई। वो कुछ देर यूं ही बाहर बैठने का सोच रही थी, तभी उसकी नज़र सामने तनुज पर गई, जो मुस्कुराते हुए एक लड़की के सामने खड़ा था और वो लड़की आइसक्रीम खा रही थी। अभी अभी वो लड़की दूसरी गाड़ी से बाहर निकली थी और अब वो शायद तनुज के साथ उसकी गाड़ी में बैठने वाली थी। तनुज ने उसके होठों पर लगी हुई आइसक्रीम साफ की और फिर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। उस लड़की ने अपने हाथों में पकड़ी हुई आइसक्रीम उसे ऑफर की, लेकिन तनुज ने मना कर दिया और फिर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो लड़की भी उसके साथ बैठी और कुछ ही देर में वो गाड़ी वहाँ से निकल गई। अब नताशा के चेहरे पर आंसू नहीं बल्कि गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तनुज किसी और के साथ कमिटेड है। वो लड़की शायद उसकी गर्लफ्रेंड थी या वाइफ भी हो सकती है। उसे तनुज पर अब हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत अंदर की तरफ आई और उसने मैनेजमेंट एरिया में जाकर तनुज का एड्रेस पूछा। स्टाफ वाली लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, सॉरी मैडम, लेकिन हम आपको उनका एड्रेस। अभी वो बोल ही रही थी कि नताशा ने अपना फ़ोन ऑन किया और बोली, तुम्हारा अकाउंट नंबर, पैसे ट्रांसफ़र करूँगी, अगर पैसे मिलेंगे फिर तो मिस्टर तनुज का एड्रेस मिलेगा ना मुझे। उसकी बात का वो लड़की कोई जवाब दे ही नहीं पाई। उसने अब नताशा से पैसे तो नहीं लिए, यूं ही उसे तनुज का एड्रेस बता दिया और देखते ही देखते अब नताशा बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठी और तनुज के घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद गर्ग हाउस, नताशा की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकलकर गुस्से में लाल होते हुए घर के अंदर आई। वहाँ पर बाहर खड़े एक गार्ड ने उसे रोका और बोला, आप कहाँ जा रही हैं मैडम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती।
नताशा ने उस गार्ड के सीने पर अपना हाथ रखा और गुस्से से बोली, तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। ये बोलकर अब वो जल्दी से घर के अंदर की तरफ बढ़ गई। वो गार्ड बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया। वहीं अंदर एक लड़की किचन में खड़ी थी और गैस काउंटर पर पराठे बना रही थी। ये वही लड़की थी जो तनुज के साथ हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। नताशा जैसे ही घर के अंदर आई, उसे किचन में से खुशबू आने लगी। वो तुरंत अब किचन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने उस लड़की को किचन में देखा, वो गुस्से से उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, कौन हो तुम? वो लड़की हैरानी से नताशा की तरफ देखने लगी। नताशा ने एक बार फिर से वही सवाल किया, मैंने पूछा कौन हो तुम? वो लड़की गुस्से से बोली, एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरे घर पर आकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अंदर आने की? नताशा दांत पीसते हुए बोली, मेरी इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें नहीं दूंगी, बल्कि मिस्टर तनुज तुम्हें देंगे। उन्हें बुलाओ और उनसे पूछो कि कौन हूँ मैं। वो लड़की जिसका नाम हर्षिका था, वो हैरानी से बोली, मिस्टर तनुज? नताशा गुस्से से बोली, क्या हुआ? अब तुम मिस्टर तनुज को नहीं जानती? अभी थोड़ी देर पहले तुम उनके साथ सिटी हॉस्पिटल के बाहर थी ना? उनके साथ आइसक्रीम खा रही थी। अब इतनी जल्दी तुम उन्हें भूल गई? लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। जल्दी से उन्हें बाहर बुलाओ, मुझे उनसे कुछ पूछना है। हर्षिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नताशा क्या समझ रही है और क्या नहीं। वो अपने हाथ साफ करते हुए किचन से बाहर आई और अगले ही पल उसने हॉल में आकर जोरों से आवाज़ लगाई, तनुज भाई। उसके मुंह से भाई सुनकर नताशा की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से हर्षिका की तरफ देखती रही। हर्षिका ने एक बार फिर से आवाज़ लगाई, तनुज भाई ज़रा नीचे आइए, कोई आपसे मिलने आया है। वैसे तो आपसे मिलने हमेशा पेशेंट के रिश्तेदार आते हैं, लेकिन आज लगता है कोई पेशेंट खुद ही आया है। ये बोलते हुए अब उसने दोबारा नताशा की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। नताशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम मिस्टर तनुज की बहन हो? हर्षिका ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, मैं उनका भाई हूँ और वो मेरी बहन है। नताशा जो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, एक बार फिर से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। हर्षिका उसे रोकते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, रुको, तुम ऐसे कैसे तुम बाहर जा रही हो? ये क्या मतलब हुआ? खुद से आई और खुद से बाहर जा रही हो? ये कोई गार्डन थोड़ी ना है जहाँ पर तुम घूम रही हो। ये बोलते हुए उसके पीछे पीछे बाहर तक आई, लेकिन नताशा बड़ी ही तेज़ स्पीड के साथ वहाँ से निकल चुकी थी। लेकिन साथे साथे अचानक ही उसके हाथों में पहना हुआ ब्रेसलेट वहाँ पर गिर गया। हर्षिका ने जब वो ब्रेसलेट गिरते हुए देखा तो तुरंत उस ब्रेसलेट के पास आई और उसे अपने हाथ में उठाकर देखने लगी। तभी अनुज जो हर्षिका की आवाज़ सुनकर रूम से बाहर निकला, वो नीचे की तरफ आया और हर्षिका को अंदर ना देखकर बाहर की तरफ आ गया। उसने जब सामने हर्षिका को देखा तो उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? ऐसी चिल्ला क्यों रही हो? हर्षिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाई आप पागलों का ट्रीटमेंट कब से करने लगे? तनुज हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? हर्षिका ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ ब्रेसलेट उसके सामने किया और बोली, कोई पागल आई थी जिसने अपने हाथ में ये ब्रेसलेट पहना हुआ था, मुझसे पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ, और जब मैंने आपको बुलाया तो तुरंत वहाँ से चली गई। मैंने उससे पूछा कि मैं तो उसे बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले वो मुझे बताए कि वो कौन है, तो वो बोलती है कि उसका इंट्रोडक्शन आप मुझे देंगे। उसकी बात सुनकर तनुज हैरान था। वो उस ब्रेसलेट की तरफ देख रहा था जो हर्षिका के हाथ में था और अगले ही पल वो उस ब्रेसलेट को पहचान चुका था। उसने जल्दी से वो ब्रेसलेट लिया और बोला, उसने कुछ और कहा? मीन्स और क्या बोली वो लड़की? हर्षिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आखिर वो थी कौन? तनुज ने अपने माथे को अपनी उंगलियों से रफ किया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, कोई भी नहीं, वो मेरे लिए दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बोलकर वो तुरंत उस ब्रेसलेट को वापस हर्षिका को देकर घर के अंदर चला गया और हर्षिका बस उस ब्रेसलेट की तरफ देखती रह गई। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने नताशा का चेहरा बार बार आने लगा और वो कुछ सोचते हुए बोली,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जब मैंने उस लड़की को कहीं तो देखा है। आखिर कौन थी वो लड़की? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। नताशा गर्ग हाउस से वापस जा चुकी थी। वहीं तनुज अपने रूम में वापस आ गया था और इस वक्त उसकी आंखों के सामने नताशा का चेहरा घूम रहा था। उसका यूं गर्ग हाउस आना उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो गुस्से से बोला, अगर तुम सोच रही हो कि मैं उन लड़कों में से हूँ जो एक बार किसी लड़की से बात हो गई तो उसके पीछे ही पड़ जाएं, तो तुम बहुत गलत हो मिस राणा। जहाँ से एक बार मुझे इनकार सुनने को मिल जाए मैं दोबारा उस तरफ कभी नहीं जाता। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी वैसी हरकत करके मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगी तो भूल जाओ। तुम्हारी रिजेक्शन मैंने सुन ली और अब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई अप्रोच नहीं होगा कभी भी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मेरे पेशेंट की बहन हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ टॉवल साइड में फेंका और फिर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। अब उसे बहुत ज़्यादा नींद आई थी। पूरी रात ड्यूटी करने के बाद वो दिन में तकरीबन 6-7 बजे तक सोता था और फिर खाना खाने के बाद वापस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता था। वहीं हर्षिका का भी यही रूटीन होता था। वो भी नाइट ड्यूटी करती थी लेकिन उसकी ड्यूटी किसी दूसरे हॉस्पिटल में होती थी। पर इस वक्त वो फिलहाल अपने रूम में बैठी नताशा के बारे में सोच रही थी। तभी उसने अपना फ़ोन ऑन किया और उस पर अपना सोशल अकाउंट ओपन किया। जैसे ही उसने वहां पर राणा फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू की, उसके सामने नताशा का अकाउंट था जहां पर नताशा की बहुत सारी पिक्चर्स थी और उन पिक्चर्स को देखते ही हर्षिका पहचान गई कि वो लड़की जो उनके घर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि नताशा राणा ही थी। और अगले ही पल अब हर्षिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो कुछ हुआ था उसने वो सब कुछ उसमें सुना था। उसके हॉस्पिटल में उस बारे में बहुत चर्चा हुई थी। वो खुद से ही बोली, मिस राणा भला हमारे घर में क्यों आई होंगी और वो भाई के बारे में ये सब क्या बोल रही थी। और भाई, उनका तो रिएक्शन ही अलग था। कहीं उन दोनों के बीच कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही। वैसे तो मिस राणा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी लेकिन जब मैंने भाई को बुलाया तो पता नहीं उनका गुस्सा एकदम से कहाँ गायब हो गया। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग लड़ने आई हो, पर भाई, अभी वो बोल ही रही थी कि वो एकदम से चुप हो गई। वो कुछ सोचते हुए फिर बोली, भाई एक मिनट, कहीं वो मुझे देखकर ये तो नहीं सोच रही थी कि मेरे और भाई के बीच कुछ गलत रिलेशन। ओ गॉड, अब मुझे समझ में आया कि ये सब क्या चल रहा है। ज़रूर उन्होंने मुझे भाई के साथ हॉस्पिटल के बाहर देखा था और आज तो हम आइसक्रीम खा रहे थे तो पक्का उन्होंने कुछ गलत समझ लिया और फिर वहाँ से सीधे घर आ गई। पक्का कुछ न कुछ खिचड़ी तो पक रही है, पर मुझे पता लगाना होगा। पर मैं पता लगाऊं कैसे? भाई तो कुछ बताने से रहे। लगता है अब जंगा जासूस बनना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। दूसरी तरफ नताशा वापस हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो प्रलय के वार्ड में आई, सृष्टि ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी लेकिन ना तुम थी और ना ही बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी थी। नताशा लड़खड़ाते हुए जुबान से बोली, वो मैं यहीं पास में एक शॉप पर गई थी, मुझे थोड़ा सा सामान लेना था। सृष्टि शक भरी नज़रों से उसे देखने लगी। नताशा जल्दी से बोली, मुझे जानना था कि आप दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या? सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। नताशा अब झट से बोली, मैं एक काम करती हूँ, टिफ़िन लेकर वापस जाती हूँ, रात को आप दोनों के लिए खाना ले आऊँगी। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने अब अपना चेहरा हाँ में हिलाया और नताशा तुरंत वहाँ से चली गई। प्रलय फिलहाल रेस्ट कर रहा था। सृष्टि खुद से ही बोली, आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है मिस्टर तनुज और नताशा के बीच? लेकिन फिर उसके चेहरे पर ये परेशानी कैसे? मुझे पता लगाना होगा। ये बोलते हुए वो भी तनुज और नताशा के बारे में सोच रही थी। वहीं तभी प्रलय की आंखें खुली और उसने सृष्टि की तरफ देखा जो सामने सोफे पर बैठी थी और फ़ोन पर कुछ कर रही थी। प्रलय ने साइड टेबल की तरफ देखा और वहां पर रखे हुए गिलास को एकदम से नीचे गिरा दिया। सृष्टि तुरंत बिस्तर की तरफ देखने लगी। वो जल्दी से सोफे से उठकर प्रलय के पास आई और बोली, क्या क्या हुआ डिस्ट्रॉयर? आप ठीक तो है ना? अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते। प्रलय तुरंत बोला,
मैं तुम्हें क्या बताऊं यूनिवर्स, तुम्हारा तो ध्यान ही मुझ पर नहीं है, तुम तो अपने फ़ोन में बिजी हो। अगर मैं तुम्हें कुछ बता भी दूंगा तो क्या ही फ़ायदा, अब तो मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप डिस्ट्रॉयर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपको प्यार नहीं करती। आप तो जान है मेरी। प्रलय मुंह बनाते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारी जान होता तो तुम मेरे पास होती, ना कि इतनी दूर सोफे पर। उसकी बात सुनकर सृष्टि मुस्कुराई और बोली, कहीं आपको सोफे से जलन तो नहीं हो रही। ये बोलते हुए उसने उसके सीने पर अपना हाथ रख लिया। प्रलय ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें अपनी जलन, मन तो कर रहा है उस सोफे को आग लगा दूं जिस पर तुम लेटी हुई थी। अगर तुम्हें लेटना ही है तो आओ और मुझ पर लेट जाओ। सृष्टि हंसी और बोली, अच्छा, और अगर मैं आपके सीने पर लेट गई तो आप जानते हैं डिस्ट्रॉयर क्या होगा, आप पहले से ही टूटी फूटी हालत में हैं और फिर आपकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। प्रलय ने उसे घूर कर देखा। सृष्टि भला उसे ऐसे कैसे बोल सकती थी कि वो टूटी फूटी हालत में है। रात का वक्त, नताशा सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई। उसकी नज़र कुसुम जी पर गई जो अपने हाथों में टिफ़िन लिए खड़ी थी और उनके सामने ही एक सर्वेंट खड़ा था। कुसुम जी उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, ये खाना तुम उन दोनों को खिलाकर खाली टिफ़िन घर लेकर आना। अगर ऐसे उन दोनों को टिफ़िन देकर वापस आ जाओगे तो वो दोनों ये बिल्कुल नहीं खाने वाले। एक नंबर के नकारा हैं वो दोनों। उनकी बात सुनकर वो सर्वेंट भी हैरान था कि कुसुम जी प्रलय और सृष्टि के बारे में ऐसे कैसे ही बात कर सकती हैं। वही नताशा सोच में पड़ गई थी। उसे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। कुछ सोचते हुए वो जल्दी से कुसुम जी के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अगर आप कहें तो मैं ये टिफ़िन लेकर हॉस्पिटल चली जाऊं क्या मॉम? कुसुम जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे तो लगा तुम्हारी तबीयत सही नहीं होगी इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा, पर अगर तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो तो। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही नताशा जल्दी से बोली, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ मॉम, वो मैं बस ये टिफ़िन लेकर भाई और भाभी के पास जाना चाहती हूँ। कुसुम जी जल्दी से बोली, तो मतलब तो वही हुआ ना, तुम हॉस्पिटल। नताशा एक बार फिर से उनकी बात बीच में काट कर बोली, मतलब ये कैसे हुआ मॉम, मैंने कहा ना मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ। कुसुम जी अब और भी ज़्यादा हैरान हुई। वो अपने माथे पर अपना हाथ रख कर बोली, मुझे तो समझ में नहीं आता इस घर में सही कौन है और पागल कौन है। मैं खुद पागल हूँ या तुम दोनों मुझे पागल बना रहे हो? मैंने तो वही कहा जो तुम बोल रही हो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात को गलत बोले जा रही हो। ठीक है, तुम जाओ अपने भाइयों और अपनी भाभी के पास, लेकिन उन्हें ये खाना खिलाकर ही वापस आना। नताशा ने अपना सर हमें हिलाया और तुरंत टिफ़िन लेकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर एरिया में थी। वो यूं ही वहाँ पर वॉक करते हुए आ गई थी क्योंकि प्रलय रूम में आराम से सो रहा था। लेकिन अब वो वापस प्रलय के वार्ड में आई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे अंदर से प्रलय की आवाज़ सुनाई दी जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलकर अपना कदम अंदर रखा, प्रलय ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करके फ़ोन साइड में रख दिया। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो प्रलय के पास आई और उसे देखते हुए बोली, आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे क्या? प्रलय तुरंत बोला, क्यों, तुम्हें ये जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? जानना चाहती हो क्या कि मैं किससे बात कर रहा था? सृष्टि उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोली, अगर इंटरेस्ट है तो क्या आप बताएंगे? प्रलय तुरंत एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें जानने में इंटरेस्ट होगा लेकिन मुझे बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मैं तो जानकर ही रहूंगी कि आखिर आप बात किससे कर रहे थे। ये बोलकर जैसे ही उसने प्रलय के फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, प्रलय ने अपना फ़ोन जल्दी से अपने हाथ में लिया और ऑन लॉक करके उस कॉल को डिलीट करते हुए बोला, जब मुझे नहीं बताना मतलब नहीं बताना, चुपचाप अपना काम करो तुम। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, अच्छा कैसा काम? प्रलय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मुझे प्यार करने का काम। देख रहा हूँ मैं, जब से मुझे गोली लगी है तब से तुम्हारा मेरे लिए प्यार बिल्कुल कम हो गया है। मेरी तरफ तो अब तुम नज़र उठाकर भी नहीं देखती हो, पता नहीं कहाँ बिजी रहती हो। सृष्टि गुस्से से बोली, फ़ोन पर छिप छिप कर बातें आप कर रहे हैं और प्यार मेरा कम हो गया है?
प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, किसी और से मैंने छिप छिप कर बात की है? तुमसे छिप छिप कर रोमांस कर लेता हूँ, फिर तो तुम्हारी नाराज़गी दूर हो जाएगी ना। ये बोलते हुए उसने सृष्टि के गालों पर आए हुए बालों को पीछे की तरफ किया। सृष्टि उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है डिस्ट्रॉयर, जैसे आपने कोई रायता फैलाया है और अब वो रायता मेरी नज़रों के सामने ना आए, इसलिए आप बड़ी सफाई से उसे साफ करने में लगे हुए हैं। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अपने छोटे से दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो यूनिवर्स, दिमाग फट जाएगा। मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, ये मेरे अलावा और किसी को ना कभी पता चला है और ना ही कभी पता चलेगा। बस ये सोच लो, प्रलय नाम है मेरा, और कब तुम्हारे पास बैठा बैठा मैं कहीं और तबाही भी ला दी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सृष्टि हैरानी से बोली, क्या कहा आपने? मेरे पास बैठे बैठे आप कहीं और तबाही लाएंगे? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? प्रलय मुस्कुराया और बोला, फिलहाल तो मैं उस तबाही की बात कर रहा हूँ जिसमें अच्छा खासा इंसान तबाह हो जाता है, बस अपना दिमाग ज़्यादा चलाने की वजह से। मेरे प्यार की तबाही तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रलय कहना क्या चाहता है, लेकिन इतना तो वो समझ गई थी कि ज़रूर प्रलय के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। एक तरफ उसे उस खिचड़ी के बारे में जानने की एक्साइटमेंट भी थी, तो दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था। एक बार वो प्रलय को खोने से मुश्किल से बची थी। वो दोबारा प्रलय पर कोई डेंजर नहीं चाहती थी। कुछ सोचते हुए उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। तभी अचानक से वार्ड का दरवाज़ा खुला और नताशा अंदर की तरफ आई। जैसे ही नताशा अंदर आई, सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है, आजकल बड़े चक्कर लगा रही हो तुम हॉस्पिटल में? उसका सवाल सुनकर नताशा जल्दी से बोली, मेरे चक्कर का छोड़िए, मुझे तो लगा था कि लोग हॉस्पिटल में अपनी बीमारी का इलाज कराने आते हैं। मुझे नहीं पता था आजकल लोग हॉस्पिटल और होटल में फ़र्क करना ही भूल गए हैं। हॉस्पिटल में भी अच्छा खासा रोमांस चलता है लोगों का। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने तुरंत खुद को पीछे की तरफ किया, वरना अभी भी वो प्रलय के ऊपर झुकी हुई थी। नताशा उसकी हरकत पर हंसी। सृष्टि जल्दी से बोली, ज़्यादा दांत मत निकालो, वो बस गलती से मैं डिस्ट्रॉयर के ऊपर गिर गई थी। नताशा तुरंत बोली, तो मैंने कब कहा कि आप जानबूझकर उनके ऊपर गिरी हुई थी? वैसे एक बात बताइए, और कितनी देर आप अपने डिस्ट्रॉयर के ऊपर इसी तरह से गिरी रहने वाली थी? मेरा मतलब है, आप मेरा इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं आपके पास आऊँ और आपकी उठने में हेल्प करूँ। नताशा की बात सुनकर सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो? प्रलय उन दोनों की तरफ हल्का हल्का मुस्कुराते हुए देख रहा था। नताशा को नॉर्मल देखकर कहीं ना कहीं उसे भी सुकून मिल रहा था। हालांकि उन दोनों के बीच अच्छे से बातें अभी भी नहीं होने लगी थी, लेकिन फिर भी प्रलय के दिल में नताशा के लिए कंसर्न तो अभी भी बहुत था। नताशा जल्दी से बोली, मैं तो हमेशा से ही इतना बोलती थी। सृष्टि उसके पास आई और उसके हाथों से टिफ़िन लेते हुए बोली, कहीं ऐसा ना हो जितना तुम बोल रही हो मैं भी उतना बोलना शुरू कर दूँ। वो क्या है ना, ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और यहाँ के डॉक्टर डॉक्टर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और मिस्टर तनुज का तो क्या ही कहना। उसकी बात सुनकर नताशा के चेहरे का रंग उड़ गया। सृष्टि मुस्कुराते हुए आगे बोली, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। ट्रीटमेंट तो उन्होंने डिस्ट्रॉयर का किया है, लेकिन लगता है एनर्जी मेरे अंदर आई है। कहीं ऐसा ना हो अब मैं बोल बोल कर अपनी सारी एनर्जी बाहर निकालूं। नताशा हड़बड़ा कर बोली, वो मैं बस आपको टिफ़िन देने आई थी, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई। प्रलय के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। सृष्टि हंसने लगी और जब हंसते हंसते उसने पलट कर प्रलय की तरफ देखा तो उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई। प्रलय अब उसे घूर रहा था। वहीं नताशा अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बाहर आई और अपने सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, भाभी तो कसम से जान निकालने पर तुली हुई हैं। मिस्टर तनुज को अच्छा डॉक्टर बता रही हैं, एक नंबर के एटीट्यूड किंग हैं। अगर मैंने उन्हें नहीं बताया मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो कम से कम उन्हें तो थोड़े एफर्ट दिखाने चाहिए थे ना, लेकिन नहीं, पहले अचानक से ही इतने क्लोज आए और फिर छोटी सी बात पर दूर भी चले गए। पर क्या सिर्फ उन्हें ही एफर्ट दिखाने चाहिए? मेरा मतलब है गलती तो मेरी है ना, क्या मैं उनसे बात करूं? ये बोलते हुए उसकी नज़रें तनुज के केबिन की तरफ थी। रात के 9 बज चुके थे।
तो ऑब्वियस सी बात थी कि तनुज अपनी ड्यूटी पर आ चुका होगा। वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए तनुज के केबिन की तरफ आई। उसने जैसे ही केबिन का दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र सामने तनुज पर गई, जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और इस वक्त उसने अपनी आंखों पर स्पेक्स लगाई हुई थी। उसके चेहरे पर काफ़ी सीरियसनेस नज़र आ रही थी। उसे यूं देखकर नताशा कुछ पल बस उसे यूं ही देखती रह गई। जैसे ही नताशा तनुज के केबिन के बाहर आई, उसने दरवाजे पर हल्का सा अपना हाथ रखा और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र सामने तनुज पर गई, जिसने इस वक्त स्पेक्स लगाई हुई थी और वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और इस वक्त काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा था। नताशा ने आज तक हैंडसम, अट्रैक्टिव, स्मार्ट लड़के बहुत देखे थे, लेकिन कोई सिंपलिसिटी में भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है, ये वो पहली बार देख रही थी। उसने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रखा और हल्का हल्का खरांचने लगी। वो ऐसा प्रिंटेड कर रही थी जैसे उसे खांसी आई है, लेकिन उसने नौटंकी भी ढंग से नहीं हो रही थी। तभी तनुज ने नज़रें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। उसे देखकर नताशा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई जब तनुज उसे देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, जी बताइए मिस राणा, क्या काम है आपको? उसे यूं अजनबियों की तरह बिहेव करते हुए देख नताशा को बहुत इरिटेशन हो रही थी। गुस्सा भी आ रहा था और तकलीफ भी हो रही थी। वो अंदर की तरफ आई और बोली, क्या मैं बस काम के लिए ही यहाँ पर आ सकती हूँ, वैसे नहीं आ सकती? तनुज एक बार फिर से अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोला, जी बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है, ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है और उनके रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के ट्रीटमेंट और उनकी तबीयत के बारे में बातचीत करने के लिए आते हैं, यूं ही घूमने फिरने नहीं या फिर बातें करने नहीं। अगर आपको बातें करनी है तो प्लीज़ आप अपनी बातों के लिए कोई और पार्टनर ढूंढिए। मैं डॉक्टर हूँ और फिलहाल ऑन ड्यूटी हूँ। नताशा गुस्से से बोली, ओह रियली, आप ऑन ड्यूटी हैं तो आप मुझसे ढंग से बात भी नहीं करेंगे? लेकिन उस दिन क्या था जब आप मेरे करीब आए थे मुझसे मेरा नंबर लेने के लिए? आप मेरे किडनैपर तक बन गए थे। वो सब क्या था मिस्टर तनुज गर्ग? तनुज ने उसे गहरी नज़रों से देखा और बोला, उस वक्त मुझे लगा शायद मेरे सामने वो लड़की है जिसे मुझ में इंटरेस्ट है और मुझे बातें घुमा फिरा कर करनी नहीं आती। मैं तुमसे सीधा सीधा कहूँगा कि पसंद आ गई थी तुम पहली नज़र में, लेकिन अब मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी। अपनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ, मेरा हर पल उनका होता है, लेकिन गैरों के लिए जो मुझे खुद पर ज़रा सा भी हक ना दे, उनके लिए मेरा एक भी पल मैं ज़ाया नहीं करता। नताशा की आंखों में नमी तैर गई। उसके मुंह से अपने लिए गैर शब्द सुनकर ही उसके दिल को कुछ कुछ हो रहा था। वो जल्दी से बोली, मैंने एक बार आपको वो सब क्या बोल दिया, आप तो उसे दिल पर लगाकर बैठ गए। मेरे बारे में तो सोचिए ना तनुज। मुझे सच में उस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही थी। मैं उस वक्त ठीक नहीं थी। मुझे उस वक्त कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तनुज गुस्से से बोला, अच्छा तो अब कैसा फील हो रहा है? अब अच्छा फील हो रहा होगा ना? अच्छा फील हो रहा होगा तो आप चाहती हैं कि मैं आपसे बात करूं, आपको इम्पोर्टेंस दूं, आपके साथ टाइम स्पेंड करूं, और जब एक बार फिर से आपको अजीब फील होने लगा तो आप मुझे छोड़कर भाग जाएंगी। सॉरी मिस राणा, लेकिन मैं टाइम पास की चीज़ नहीं हूँ। अगर आपको टाइम पास करना है तो किसी और के साथ करिए। तनुज गर्ग ना लोगों के साथ टाइम पास करता है और ना लोगों को अपने साथ टाइम पास करने देता है। उन लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस देता है वो जो उसे प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जो लोग सामने से कहें कि उन पर तनुज गर्ग का कोई हक नहीं, तनुज गर्ग उन पर कोई राइट क्लेम भी नहीं करता। उसकी बात सुनकर नताशा बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर तनुज, बहुत बुरे। पहले पास आए और अब ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं। गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, और कोशिश हमें करनी चाहिए कि अगर हमसे कोई दूर जा रहा है तो उस रीज़न को जाने कि वो इंसान हमारे पास आकर हमसे दूर गया क्यों, उसके दिल में क्या चल रहा है। हमें उसकी इनसिक्योरिटी को दूर करना चाहिए। लेकिन आपने तो ठान लिया कि हम दोनों के बीच अब कुछ होगा ही नहीं, तो ठीक है, मैं भी बार बार आपके पास नहीं आऊँगी। अपने दिल को समझा लूँगी, सोच लूँगी कि उसे वहम हुआ कि कोई उससे प्यार कर सकता है। ये बोलकर वो अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से चली गई।
वहीं उसकी आखिरी बात सुनकर तनुज की आईब्रो ऊपर की तरफ उठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ नताशा रोते हुए जब तनुज के केबिन से बाहर निकली और आगे की तरफ आई तो अचानक से उसके कदम रुक गए, क्योंकि सामने सृष्टि खड़ी थी। सृष्टि की नज़रें भी उस पर थी और उसकी आंखों में आंसू देखकर वो हैरान थी। वो जल्दी से उसके पास आई और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ऐसी रो क्यों रही हो? नताशा तुरंत उसके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, ऐसा क्यों होता है भाभी कि जिससे हम प्यार करें वो हमारे प्यार को नहीं समझता। आपको पता है, मुझे गुमान था अपनी किस्मत पर कि मैं नताशा राणा हूँ। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि मेरी किस्मत में तो प्यार भी नहीं, पूरी ज़िंदगी मैं ऐसे ही रो रो कर बिताने वाली हूँ। शायद प्यार उन लोगों को मिलता है जो दिल से अच्छे हो, और मैंने जो हरकतें की है ना, उसके बाद लगता है कभी मेरी किस्मत में प्यार आएगा ही नहीं। मैं बहुत बुरी हूँ ना भाभी, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। उसकी बातें सुनकर सृष्टि की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने जल्दी से नताशा को खुद से अलग किया और बोली, ये तुम क्या बोले जा रही हो नताशा, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, बल्कि तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ, माना तुमने नादानी में आकर गलतियाँ की हैं, लेकिन उन गलतियों की सज़ा तुम भुगत चुकी हो। तुम्हारी किस्मत में प्यार, उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही नताशा अपना सिरनामे हिलाकर रोते हुए बोली, नहीं है मेरी किस्मत में प्यार भाभी, बिल्कुल भी नहीं है, और अब मुझे प्यार चाहिए भी नहीं। यह बोलकर वो अपने आंसू साफ करते हुए तुरंत वहाँ से भाग गई और सृष्टि बस उसकी तरफ देखती रह गई। इतना तो वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ जो भी हुआ है वो नताशा और तनुज के बीच की बात है, लेकिन वो ऐसे ही नताशा को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए वो तनुज के केबिन की तरफ देखने लगी। वो जानती थी कि अगर प्रलय को इन सब बातों के बारे में पता लगेगा तो शायद वो उससे नाराज़ हो जाएगा, लेकिन नताशा के लिए वो प्रलय की नाराज़गी बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार थी। उसने अपने कदम तनुज के केबिन की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही उसने हल्का सा केबिन का दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से तनुज की आवाज़ आई, यस कम इन। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराकर अंदर आई और तनुज की तरफ देखने लगी। तनुज भी उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला, बताइए मिसेज राणा, क्या हुआ? मिस्टर राणा की तबीयत तो सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सृष्टि फीका सा मुस्कुराई और बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर आपके पेशेंट की रिलेटिव बनकर नहीं, बल्कि आपके पास एक दोस्त बनकर बात करने के लिए आई हूँ तो? उसकी बात सुनकर तनुज के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से बदल गए। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर आप नताशा के बारे में बात करना चाहती हैं तो आई एम सो सॉरी मिसेज राणा, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तनुज गर्ग प्यार को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन प्यार से बढ़कर उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो लड़कियों के पीछे भागता फिरूँ। अगर मुझे एक बार एक लड़की ने मना कर दिया तो मैं दोबारा उसकी कभी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में बात करनी है तो बताइए, मैं ना सिर्फ एक दोस्त की तरह आपकी बात सुनूंगा, बल्कि आपको अपनी बड़ी बहन समझते हुए आपकी बात पर अमल करने की कोशिश भी करूंगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई। इतना तो कन्फर्म हो गया था कि तनुज से बेहतर ऑप्शन नताशा के लिए हो ही नहीं सकता। वो मुस्कुराते हुए ही बोली, आपको पता है मिस्टर तनुज, कई बार ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है। उससे रिश्ते बच जाते हैं। प्यार करना बहुत आसान होता है, लेकिन प्यार में एक इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। और जिस दिन आप अपने प्यार के लिए किसी इंसान को समझ गए ना, उस दिन आपका प्यार पूरी तरह से प्रूफ हो जाता है। नताशा के बारे में अगर मैं कुछ ज़्यादा ना कहूँ तो शायद बेहतर होगा। चाहूँगी कि आप उसे खुद से समझें, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो नादान है, बहुत गलतियाँ करती है और बहुत सज़ा भी भुगत चुकी है। जैसे एक बच्चे को माँ के प्यार की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही नताशा को भी सिर्फ और सिर्फ प्यार की ज़रूरत है। अगर आप उसे दे पाएँ तो ज़रूर दीजिएगा, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो उसे हर्ट भी मत कीजिएगा। जो पहले से ही किस्मत से टूट चुके, उन्हें तोड़ने का हमारा कोई हक नहीं बनता। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर उसने अपने हाथ जोड़े और फिर फीका सा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई।
तनु जब उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा उलझ चुका था। पहले नताशा की वो बातें और अब सृष्टि की बातों ने उसका पूरा दिमाग घुमा दिया था। इस कहानी पर बिल्कुल भी आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन कहानी शुरू हुई है तो ख़त्म ज़रूर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ताकि कुछ व्यूज़ बढ़ जाए। आप लोगों से सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट की उम्मीद करती हूँ, बाकी कुछ नहीं। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।